हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में स्वागत करती हूँ। 8वीं का हिंदी बाल भारती, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, 10वां पाठ, बातें प्रेमचंद्र की, जिसे अवध नारायण मुग्दल जी ने लिखा हुआ है। इस पूरे पाठ में इसमें प्रेमचंद्र जी के बारे में जो है मुग्दल जी ने उनके गांव के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनका क्या शौक़ रहा है और इन सब चीज़ों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। साथ ही साथ उन प्रेमचंद जी के बचपन की क्या क्या शरारतें थी, वो कितने भोले थे और उन बचपन में जब उनकी माँ नहीं थी तो उनकी कमी उनको कैसे महसूस होती थी, ये सारी बातें इस पाठ में आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अदर टीचर और स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, समझें। पहले प्रेमचंद जी की बातें पढ़ने से पहले हमें मुग्दल जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। मुग्दल जी का जन्म सन 1933 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 2015 में दिल्ली में हुई थी। अवध नारायण मुग्दल जी हिंदी साहित्य के बहुत ही वरिष्ठ चिंतक लेखक थे। इन्होंने संपादक एवं यात्रा लेखक थे। इनकी पत्रिका सारिका, जो कि इसका संपादन इन्होंने 27 सालों तक किया था, और इनकी रचना जो होती है, जो कविताएं होती है, वो छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की होती हैं। इन्होंने मुग्दल जी ने की रचना संसार में लघु कथा, व्यंग, निबंध, ये सारी फैली हुई हैं और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मुग्दल जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, कुछ रचनाएं हैं। देखिए, वामा, छाया मयूर और पत्रिका है मेरी कथा यात्रा, कबंध, ये कबंध एक कहानी संग्रह है, और मुंबई की डायरी एक फलांग का सफ़रनामा है। मतलब ये सफ़रनामा है जहाँ यात्रा के बारे में लिखी है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं अपने पाठ पर, प्रेमचंद्र की बातें। देखिए क्या लिखा है मुग्दल जी ने। बच्चों, तुमने अपनी किताबों में प्रेमचंद्र की मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी होंगी। हम तुम्हें बताते हैं कि प्रेमचंद्र कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन की घटनाओं का असर उनकी कहानियों और बड़े बड़े उपन्यासों पर कैसे पड़ा। उपन्यास मतलब इंग्लिश में जिसे नॉवेल कहते हैं। एक कहानी होती है एक मोटी बुक की, और कहानियाँ क्या होती है जो छोटी छोटी 5-6 पेज की स्टोरी होती है, 7-8 पेज की, उसे कहानी बोलते हैं। आगे देखिए, दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी थे, नाम था चंद्रहास। उनके मन में प्रेमचंद्र के दर्शन की बड़ी इच्छा थी। एक बार वे काशी आए। प्रेमचंद्र उन दिनों काशी में ही रहते थे, काशी यानी कि बनारस। शाम को वे प्रेमचंद्र के घर आए। काफी देर बाहर खड़े रहे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। बेकार खांसने खूसने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। तंग आकर दरवाजे पर आए और कमरे में झांका। अंदर एक आदमी था। वह फर्श पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। चंद्रहासन ने सोचा, शायद प्रेमचंद्र जी इस आदमी को बोलकर लिखाते होंगे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं प्रेमचंद्र जी से मिलना चाहता हूँ। किसने बोला? चंद्रहासन जी, जो कि दक्षिण से आए हुए थे। फिर क्या हुआ आगे देखिए। फर्श पर बैठे आदमी ने नजरें उठाकर ताज्जुब से आगंतुक को देखा। ताज्जुब मतलब आश्चर्य, सरप्राइज होकर। आगंतुक मतलब अपरिचित। कोई अपरिचित होता है तो उसे आगंतुक कहते हैं। को देखा, कलम रख दी और ठहाका लगाते हुए कहा, खड़े खड़े मुलाकात करेंगे क्या? बैठिए और मुलाकात कीजिए। मैं ही, इसके बाद डॉट डॉट है, इसका मतलब मैं ही प्रेमचंद्र हूं, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य था। प्रेमचंद्र जी से ऐसी ही एक मुलाकात बस्ती निवासी ताराशंकर नाशाद ने की थी। उन दिनों प्रेमचंद्र जी लखनऊ में
अमीनुद्दौला पार्क के सामने रहते थे। नौशाद साहब उनसे मिलने लखनऊ आए। अमीनुद्दौला पार्क के पास उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। वह आदमी आगे आगे चला और नौशाद साहब पीछे पीछे। मकान में पहुंचकर उस आदमी ने नौशाद को बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। जरा देर बाद वह कुर्ता पहनकर निकला और बोला, अब आप प्रेमचंद्र से बात कर रहे हैं। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हैं जो प्रेमचंद्र की बेबाकी, सादगी और भोलेपन की कहानी सुनाती हैं। प्रेमचंद्र के चरित्र की यही बेबाकी, सादगी और भोलापन उनके कथा पात्रों में भी है। दोस्तों, आपने कोई भी कहानी अगर प्रेमचंद्र की पढ़ी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। मैंने भी बहुत सारी पढ़ी है। निर्मला उनका उपन्यास, गोदान पढ़ा है और उनके मानसरोवर के मैंने कई भाग पढ़े हुए हैं, 7वां, 6वां, 5वां। तो अगर आपने जो भी पढ़ा है वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। उनके साहित्य पर सबसे ज़्यादा असर उनके बचपन की घटनाओं का पड़ा है। तुम्हें पता है कि प्रेमचंद्र जी का बचपन ठीक तुम लोगों की तरह शैतानियों और शरारतों से भरा था। लो, मैं तुम्हें उनके बचपन की चंद वाकयात सुनाता हूँ। वाकयात मतलब घटनाएं। क्या घटनाएं हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। जब तुम बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर चलोगे तो शहर से करीब 4 मील के फासले पर एक गांव पड़ता है, लमही। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा भी घर उसी रोड पर पड़ता है। बनारस से आजमगढ़ जाने वाली रोड के बीच में ही पड़ता है और मैं लमही के पास से बहुत बार गुजरी हूँ, शायद अंदर कभी नहीं गई हूँ। और लमही सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ प्रेमचंद्र जी बड़े हुए, पढ़े और यहाँ पे उन्होंने रचनाएं की। चलिए पाठ पर आते हैं। यह छोटा सा गांव है। इसमें सभी जातियों के 35-40 घर हैं। यही उस गांव की आबादी है। इसी गांव में मुंशी अजायब लाल के घर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। मुंशी अजायब लाल नेक तबीयत के आदमी थे। नेक मतलब अच्छे, तबीयत मतलब कि एक व्यवहार के। यहाँ पे तबीयत का मतलब बीमारी या स्वास्थ्य से संबंध नहीं है। यहाँ पर तबीयत का मतलब है व्यवहार के। एक अच्छे व्यवहार के आदमी थे। घर बाहर सब जगह वह अपनी बिसात भर दूसरों की मदद करते थे। वैसे बिसात की कितनी थी? 10 रुपए पर डाक मुंशी हुए थे और 40 रुपए तक पहुँचते पहुँचते रिटायर हो गए थे। मतलब मुंशी जो उनके पिताजी थे, अजायब लाल जी, वो जब वो ज्वाइन हुए थे डाक में तो 10 रुपए उनकी सैलरी थी और जब वो पूरा जॉब करके रिटायर होने लगे तो उनकी सैलरी बढ़कर 40 रुपए हुई थी। बस इतना ही था। संयोग से पत्नी भी उनको अपने अनुकूल ही मिली। देखने में जितनी सुंदर, स्वभाव में उतनी ही कोमल। लेकिन उन्हें दुख था, उनके बच्चे नहीं जीते थे। मतलब कि बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, मृत्यु हो जाती थी, जीते नहीं थे। 2 लड़कियां हुई और दोनों जाती रहीं, मतलब दोनों की मृत्यु हो गई। गांव की औरतों ने शोर मचा दिया। आनंदी का अपने मैके जाना ठीक नहीं, वहां भूत लगते हैं। भूत प्रेत की बात तो दीगर है, लेकिन यह सच है कि उसके बाद तीसरी लड़की जिंदा रही। उसका नाम सुग्गी था। उसके 6-7 साल बाद शनिवार 31 जुलाई सन 1880 को प्रेमचंद्र का जन्म हुआ। पिता ने इनका नाम धनपत और ताऊ ने नवाब रखा। नवाब में माँ के प्राण बसते थे। मतलब जान जाइए कि हमारे प्रेमचंद जी का नाम धनपत और नवाब भी था। प्रेमचंद्र माँ के बेहद लाडले थे। मतलब माँ के सबसे प्रिय थे, प्यारे थे। शरारत कहिए या चुहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। आए दिन शरारतें करते रहते
और घर पर उलाहना पहुंचता रहता था। उलाहना मतलब शिकायतें। आस पड़ोस के लोगों को जब तंग करते थे तो लोग उनकी उलाहना लेकर घर पर आते थे। फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाना, ऊख मतलब गन्ना, मटर उखाड़ लाना रोज की बात थी। इसके लिए खेत वालों की गालियां भी खानी पड़ती थी, लेकिन लगता है कि उनकी गालियों से ऊख और मीठी और मटर और मुलायम हो जाती थी। उल्हाने होते घर में डांट फटकार भी पड़ती, लेकिन एक दो रोज फिर वही रंग ढंग। मतलब प्रेमचंद जी के यहाँ शिकायतें आती थी, लोग शिकायतें पहुंचाते थे, लेकिन एक दो दिन बाद फिर से जस के तस हो जाते थे। ढेला चलाने में भी नवाब बड़े तेज और उस्ताद लड़के थे। ढेला मतलब पत्थर, मिट्टी का पत्थर उठा के पेड़ पे मारो तो आम गिरता है ना। टिकोरे पेड़ में आते और उसकी चांदमारी शुरू हो जाती। टिकोरे मतलब जब आम छोटा रहता है, अभी बड़ा आम नहीं तैयार हुआ है, तो उसको टिकोरा बोलते हैं बनारस और उत्तर प्रदेश में। तो जैसे ही आम के पेड़ों पर टिकोरे लगते थे तो उसकी चांदमारी शुरू हो जाती थी। ऐसा ताकत लगाकर निशाना मारते थे कि 2-3 ढेलों में ही आम जमीन पर। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता था और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर 9-2-11 हो जाती। मतलब उनकी नवाब प्रेमचंद जी की जो मंडली थी, बच्चों की जो टोली थी, जो ग्रुप था उनका, तब तक जब तक कि जो है बगीचे का मालिक आता, तब तक वो लोग आम जो तोड़े रहते थे उसको बीन बटोर कर 9-2-11 होना मतलब भाग जाते थे। वह लड़कों का सरताज थे, मतलब कि लीडर थे, नेता एकदम। आज भी लोग बखान करते हैं। गुल्ली डंडे में भी माहिर। एक टोल लगा और गुल्ली वह गई करीब 100-150 गज दूर। मतलब ऐसा मारते थे डंडे से गुल्ली को कि काफी दूर तक जाता था। बचपन में मिले कजाकी की याद उन्हें कभी नहीं भूली। उन दिनों उन्हें पिता आजमगढ़ की एक तहसील में थे। नवाब पिता के थे डाकिया कजाकी। बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। ज्यों ही शाम के 4 बजते नवाब सड़क पर खड़े होकर कजाकी का इंतजार करने लगते। थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे उसकी झुनझुनी बजाता दिखाई देता। बल्लम मतलब होता है कि एक बड़ा मोटा डंडा, लकड़ी का एक, मतलब डंडा थोड़ा पतला होता है, वो थोड़ा मोटा होता है। जैसे ही वह उन्हें देखता दौड़ने लगता। वह कभी भी उनकी ओर दौड़ लगा देते और अगले पल कजाकी का कंधा नवाब का सिंहासन बन जाता। मतलब कि तुरंत कजाकी प्रेमचंद जी को अपने कंधे पर बिठा लेते थे, मतलब सिंहासन बन जाता था। वे अपने आप को हवा के घोड़े पर महसूस करते। डाक का थैला रखकर वह बच्चों के साथ किसी मैदान में निकल जाता, उनके साथ खेलता, बिरहे सुनाता और कहानियां सुनाता। बिरहा एक प्रकार का संगीत होता है गांव में, तो बिरहा सुनाता था, कहानियां सुनाता। कौन? कजाकी। उसे चोरी, डाके, मारपीट, भूत प्रेतों की कहानी, सैकड़ों कहानियां याद थे। उसकी कहानियों में चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। नवाब को उसकी कहानियां में जो ही सबसे ज्यादा मजा आता था, नवाब को उसकी कहानियों में ही सबसे ज्यादा मजा आता था। वे किस्से उसके अंदर भविष्य की कहानियों का बीज रोपते रहते थे। अब कुछ कुछ बचपन ही शौक देख ली जाए। अब तो देखिए ये सारी बातें हो गई कि ये जो कहानियां सुन आ रहे थे कजाकी, वहीं से मुंशी प्रेमचंद्र जी के अंदर जो है कहानी लिखने का बीज रोपा गया था। वही यहाँ पे कहना चाहते हैं। कौन? अवध नारायण मुग्दल जी।
अब प्रेमचंद जी के क्या शौक थे, अब उसके बारे में यहाँ पे देख लिया जाए कि नवाब को गुड़ खाने का बेहद शौक था। गुड़ चुरा चुरा कर भी खाया करते थे। कहते थे गुड़ मिठाइयों का बादशाह है। गुड़ की चोरी का एक वाकया उन्होंने बयां किया है, मतलब एक घटना बताई है कि उन्होंने कैसे गुड़ चोरी की थी। अम्मा 3 महीने के लिए अपने मायके या मेरे ननिहाल गई थी और मैं अकेले ही 3 महीने में 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया। 1 मन मतलब 40 किलो होता है। ताजे वक्त अम्मा ने 1 मन गुड़ लेकर मटके में रखा और उसके मुंह पर एक सकोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। पहले ज़माने में ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे, एयर कंटेनर ये सब नहीं होते थे, तो मटके में ही जो है सामान को रखकर ऊपर से एक पतला सा मिट्टी का ही बनाया हुआ प्लेट जैसा रहता था रखकर और उसकी मिट्टी से ही छोप दिया जाता था। तो उसी से उन्होंने सकोरा उसको बोलते हैं, सकोरा रखकर मिट्टी से ही उसको बंद कर दिया था। और मुझे सख्त ताकीद कर दी कि मटका न खोलना, मतलब उन्हें बहुत ही कठोरता से बोला गया था कि हर हाल में चिताया गया था कि ये मटका नहीं खोलना है। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया गया। मटके का छोटा सा जो पार्ट होता है उसको हांडी बोलते हैं। वह हांडी मैंने 1 हफ्ते में सफा चट कर दी। मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता। मेरा घर में आना गुड़ के लिए शामत आना था, मतलब वो जब भी घर में जाते थे तो समझो कि गुड़ खाना ही खाना है। 1 हफ्ते ने हाड़ी ने जवाब दे दिया, 1 हफ्ते में ही हाड़ी ने जवाब दे दिया, मतलब गुड़ खत्म हो गया। और मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के घर आने में अभी पौने 3 महीने बाकी थे, मतलब अभी 15 ही दिन बीता था। एक दिन तो मैं बड़ी मुश्किल से ऐसे तैसे सब्र किया, मतलब जब हांडी का गुड़ खत्म हुआ तो नवाब यानी प्रेमचंद्र जी एक दिन बड़े मुश्किल से ही बीता उनका, लेकिन दूसरे दिन एक आह के साथ सब्र जाता रहा। मतलब कि उनके मन में इतना खाने का तलब लगा कि अब उनका जो है पेशेंस, उनका सब्र जो है धैर्य टूट गया और मटके की एक मिट्टी चितवन के साथ होश रुखसत हो गया। मतलब कि उसके बाद उन्होंने मटके को खोल दिया। अब आगे देखिए, अपने को कोसता, धिक्कारता, गुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा। मतलब वो गुड़ खाते भी थे तो अब उनको बताया गया था कि गुड़ खाने से बारिश में फोड़े होंगे, बीमारियां होंगी, लेकिन फिर भी वो खाते रहते, अपने आप को धिक्कारते कोसते रहते थे लेकिन खाते रहते थे। गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, मतलब जब बीमारियां होंगी तो मलहम लगाना पड़ेगा। कोई तुम्हारे पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कसमें खाता, विद्या की, माँ की, भाई की, ईश्वर की, मगर सब बेसूद और वह मन भर का मटका पेट में समा गया। वो रोज कसमें खाते थे कि अब नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और 1 महीने में ही जो है पूरा मन भर जो गुड़ था वो उनके पेट में चला गया। तो आज हम बस इतने ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।